हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हम उद्यमिता को आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप इसको कहते हैं। और इस उद्यमिता के अंतर्गत पहली जो यूनिट है उस यूनिट को हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक यूनिट लगी वो है यूनिट 4। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं यूनिट 4 के पहले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन आपसे किया था कि यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे द्वारा यहाँ पे सिखाई गई थी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं यूनिट 4 को लेकर। यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है, और पहले टॉपिक को आप लोग जानते हैं समग्र व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय विकास पे यहाँ चर्चा की गई है। तो समग्र जो व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय विकास है, इसी पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरा फोकस यही रहेगा कि किस तरीके से आप ओवरऑल डेवलपमेंट एंड फिर नेशनल डेवलपमेंट को लिंक कर सकते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर आपसे कोई बात करेगा कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है एंड नेशन डेवलपमेंट, ये किस तरीके से एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कहानी यहां से समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप सब लोग भी जानते हैं कि यहां से सवाल बन ही सकता है। सवाल बन क्या सकता है, सवाल बनेगा ही। अगर मैं आगे बढ़ूं इसमें, तो आगे बढ़ने पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ PYQ दिए गए हैं, दिए गए हैं। और PYQ में आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। मतलब जो पहली ही यूनिट है, इस पहली ही यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2 मार्कर में। फिर आप लोग देख रहे हैं कि 7 मार्कर में जब भी आपसे बात करते हैं तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं तथा ये कारक व्यक्तियों पर अपने प्रभाव से कैसे भिन्न होते हैं। What are the key factors that influence personality development and how these factors vary in their impact on individuals। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से इफेक्ट होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, और ये किस तरीके से भिन्न होते हैं, कैसे ये अलग अलग होते हैं। तो पहला ही जो यूनिट है उसकी पहली जो लाइन है उससे हमको 2 मार्कर और 7 मार्कर भी देखने को मिल गया है। इसमें आगे ही आप क्वेश्चन देख लेंगे तो व्यक्तिगत रूप से असफलता, मतलब ये कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत आसान है, आपसे आसानी से बन सकती हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ देते हैं। तो आज हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो PYQ आए हुए हैं, ये PYQ इसलिए आपसे डिस्कस कर दिए जाते हैं क्योंकि इससे एक फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि आप लोग कम से कम ये देख पाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है, ये सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। तो PYQ को डिस्कस करने के पीछे पर्पस बेटा एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरी जो कहानी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमसे जो कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं कहानी को। तो सबसे पहला टॉपिक है समग्र व्यक्ति एवं राष्ट्रीय विकास। इसमें क्या क्या हमने जानना है, सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। पहला जो हमारा पढ़ने का जरिया रहेगा वो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअल में समग्र व्यक्तित्व विकास होता क्या है। फिर देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं, कि जो व्यक्तित्व विकास जिसको लेकर हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो व्हाट इज दी व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व है क्या, वो पर्सनालिटी किसको कहते हैं। मैं किसी पर्सनालिटी बोलूं, आपने देखा होगा यार उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग है, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी नेगेटिव है। तो जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, ये कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इनको अपने हिसाब से अपने तरीके से डिफाइन किया है, तो वो डेफिनेशन भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्यक्तित्व के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी को अगर आपने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां क्या करना है, डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट को आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जानेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में, ये है क्या, इसका ओरिजिन हुआ कैसे, क्यों इसको हमने स्टडी के तौर पे शामिल किया है। आज के समय में आपकी लाइफ है, जो जीवन है, वो कहां जाएगा ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव इन नेचर है, आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि आप असफलता से बहुत दूर रहेंगे। अगर आपका पर्सनालिटी है लेजी रहने की,
टालम टोल करने की, तो आप सक्सेस में वो हासिल नहीं कर सकते जो आपको मिलना चाहिए। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को लेके चलते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस से बहुत दूर नहीं है। तो पर्सनालिटी क्या कहते हैं? हाउ यू लिव, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू थिंक, इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी। इसके एलिमेंट क्या होते हैं ये भी यहाँ पे समझेंगे। फिर व्यक्तित्व के प्रकार, डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी हमको देखने को मिल जाती है। समग्र व्यक्तित्व विकास, कैसे आप समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और व्यक्तित्व जो चरित्र है इसका निर्माण कैसे होगा, और राष्ट्रीय विकास में चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग इन नेशनल डेवलपमेंट। ये सारी की सारी चीजें आपको इस पहले यूनिट के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो ये सब कुछ मुझे आपसे डिस्कस करना है। आप इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पे बना लीजिए, ठीक है, आप इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पे बना लीजिए, जिससे कि आपको, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आए, आप बेहतर तरीके से समझ पाए चीजों को कि हमने क्या करना है, मतलब हम लोग कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। ठीक है, तो प्लीज इस चार्ट को बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। चलिए, ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपने याद रखना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय और ये सारी चीजें। अब देखो, अगर व्यक्तित्व को आपने डिफाइन करना हो, कोई आपसे बोले कि व्हाट इज पर्सनालिटी, आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। दो चीजों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान पर्सनालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। द वर्ड पर्सनालिटी इज द हिंदी वर्जन ऑफ द वर्ड पर्सनालिटी, मतलब ये जो इंग्लिश वर्ड है उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी में हमने रूपांतरण कर दिया है वो व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व आया कहां से है? पर्सनालिटी जो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है इससे उत्पन्न हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। और पर्सनालिटी हम कहां पढ़ते हैं? साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये मत समझिएगा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ रहे हैं तो सर ये साइकोलॉजी कहां से आई। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट आपको होना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो फिर शायद आप एक अच्छे उद्यमी, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हमें इन सब पे फोकस करके चलना है। तो पर्सनालिटी का उद्भव कहां से हुआ है आप इसको बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी एक लैटिन शब्द है पर्सोना। पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है नकली चेहरा या मुखौटा। ये कहता है कि फेक फेक फेक, फेस फेस या मास्क। तो पर्सनालिटी जो वर्ड है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी से हुई है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है और इसका अर्थ होता है नकली चेहरा। पर्सनालिटी इज ओरिजिनेट या पर्सनालिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona which means फेस, false फेस, फेक फेसेस और मास्क। एक तरीके से आप कैसे दिखते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी है। तो व्यक्तित्व किससे उत्पन्न हुआ है? पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी कहां से उत्पन्न हुई है? पर्सोना से। तो यहां से 2 मार्कर के सवाल आपसे बन जाएंगे कि भाई आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है, और अगर आपसे कोई पूछे आप इसकी शाब्दिक डिफाइन कर दीजिए तो ये लैटिन शब्द है पर्सोना, ये बताता है कि नकली चेहरा या जो मुखौटा होता था उसी को हमने किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी माना है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, यार क्या ही बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन बाद में उनसे शैतान कोई नहीं होता है। फिर समझ में आता है ये तो डुअल चेहरा वाला व्यक्ति, ये डबल पर्सनालिटी है। स्प्लिट पर्सनालिटी आपने बहुत सुना होगा। कोई व्यक्ति कभी बहुत खुश रहेगा, कभी बहुत गुस्से में हो जाएगा। अक्सर महिलाएं इस बात को जानती हैं कि किसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का जो बेसिक मीनिंग है ये पर्सोना शब्द से आया, और पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जो हमको बताता है कि मुखौटा
मुखौटा या मास्क आपको कैसे कह सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वही पर्सनालिटी कहती है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व का अभिप्राय, अगर एंशिएंट पीरियड में व्यक्ति का अभिप्राय देखा जाए तो शारीरिक संरचना, किस तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर है, रंग रूप, कलर, वेशभूषा इत्यादि से लगाया जाता था। जो व्यक्ति वह गुणों में जितना अधिक प्रभावित कर सकता था वह उतना ही अधिक प्रभावशील माना जाता था। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अवलोकन भी किया जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं, ये इट्स नॉट अबाउट ओनली एंशिएंट पीरियड, इट्स अबाउट करेंट टाइम भी। आप कैसे दिखते हैं उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। अगर आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल माना जाएगा। आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक अजीब सी वेशभूषा बना लीजिए, आपको बहुत ही निहायती वाहियात व्यक्ति माना जाएगा। तो प्राचीन काल में पर्सनालिटी को मेजर करने के कुछ बेसिस हुआ करते थे, और वो बेसिस क्या है आपके पास? बेसिस यही है कि आप कैसे दिखते हैं, आपका शरीर कैसा है, रंग रूप कैसा है, आपने कपड़े कैसे पहने। हमारे दादाजी लोग हमसे कहते हैं कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे, जिस तरीके से आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं, और जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपकी पर्सनालिटी जानी जाएगी। एक विलन है मूवी में, उस विलन को नेगेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विलन का काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जो हमारी सोसाइटी को एक्सेप्टेड नहीं है। हीरो को हीरो क्यों बोला गया है? क्योंकि वो लोगों की भलाई के काम कर रहा है। तो हीरो की पर्सनालिटी कैसी है? गुड पर्सनालिटी। और जो विलन है उसकी पर्सनालिटी कैसी है? वेट पर्सनालिटी है। तो आप जैसे दिखोगे वैसे ही, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। ध्यान रखना। तो अगर मैं सिंप्लीफाई पर्सनालिटी को समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले वुडवर्थ भाई साहब ने कहा है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन बिहेवियर आर कॉल्ड पर्सनालिटी। व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को ही व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को ही उसका व्यक्तित्व कैसे हैं, कि आपका कैसे गुण हैं वो आपके बिहेवियर से पता चलते हैं। तो आप इसको लिख रहे हैं, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन बिहेवियर आर कॉल्ड पर्सनालिटी। तो जिस तरीके का बिहेव आप करते हैं उसी तरीके की पर्सनालिटी लोग आपकी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मुश्किल है ये बता पाना कि आप किस तरीके का व्यक्तित्व है। मैं फिर आपसे क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल पीपल कि हाउ विच काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। आप कैसा व्यक्तित्व है, कैसी पर्सनालिटी है, ये बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ क्या दिखता है, हम बहुत सिंसियर दिखते हैं, कुछ बच्चों को रूड भी दिखते हैं, कुछ लोग लगता है यार ये तो बस सीरियस होकर पढ़ाता रहता है, कोई हंसी मजाक नहीं करता है। तो एक बहुत सिंसियर और एक बहुत ही डेडिकेट पर्सनालिटी यहाँ पे हमारी नजर आती है। इसके हमको नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बच्चे कनेक्ट नहीं करना चाहते, बच्चे डरते हैं, फैकल्टी को लगता है यार ये सर तो बहुत गुस्से में रहते होंगे, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट है। आप कभी भी हमसे मिलेंगे तो लगेगा यार ये पर्सन तो बहुत ही अलग है, और लोग कहते हैं कि ऐसा लगते नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके की क्वालिटीज को शो करेंगे उसी तरीके की पर्सनालिटी आपकी मानी जाएगी। तो एक्चुअली व्हाट इज पर्सनालिटी? व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर। आप जिस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरीके की व्यक्तित्व लोग आपका बना देते हैं, या उसी तरीके के व्यक्तित्व के से आपको लोग जानते हैं। तो बस सिंपल वे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की। ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है। बेटा एक ही चीज होगी, सब लोग एक ही चीज कहेंगे। यहां बात ही किस चीज की आ रही है? गुण की। गुण का मतलब क्या है? आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, इसी को ही पर्सनालिटी बोला गया है। और इसमें यही लिखा हुआ है। अगर इन भाई साहब को आप लोग देखें क्या कह रहे हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है। जो आपके गुण हैं उनका समान्वित, उनका कंक्लूजन यही है, पर्सनालिटी इज कोऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटीज आपके पास हैं, उन क्वालिटीज का कोऑर्डिनेशन फॉर्म, मतलब आप उनको एक साथ जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वही चीज आपके पास क्या है? पर्सनालिटी है। इस बात को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक? तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी हमारे जो बिहेवियर या हमारे जो गुण हैं, उन गुणों का जो समान्वित रूप है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है,
जो लोगों को दिखाई देता है आप उसी को पर्सनालिटी कहते हैं और वही चीज आपके व्यक्तित्व के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तित्व कुछ और नहीं है, हमारा बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, उसी को बोला जाता है। थार्थ बस समलर की अगर आपसे कोई बात करे, 2-3 परिभाषाएं याद रख लेना। हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन पर्सनालिटी एज ए कंपाइल्ड सैंपल ऑफ कैरेक्टर। जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसी ही आपकी पर्सनालिटी होगी। कुछ लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं और कुछ लोग बहुत इम्पेशेंस होते हैं। पेशेंस वाले लोगों की पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी बहुत पॉजिटिव, बहुत कूल, बहुत काम, बहुत हम्बल और बहुत ही फ्रेंडली नेचर रहेगा। जो इम्पेशेंस लोग रहेंगे वो कैसे होते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में रहेंगे, बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, बहुत एंग्री बर्ड टाइप से रहेंगे, सोशल बिहेवियर उनका बहुत ही ऑकवर्ड रहेगा और वो रिश्तों को या चीज़ों को हमेशा मैसअप कर देंगे। तो हमारे जो सील गुण हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के मिक्स फॉर्म को ही आप लोग व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है, अब ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप एक बार ये सारी की सारी परिभाषाओं को लिख लीजिए। लिखने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समय भी दें कि आप इन सारी परिभाषाओं को आसानी से अपनी भाषा में लिख दीजिए। 1-2 परिभाषाएं और लिख लीजिए व्यक्तित्व की, जो हमने आपको बता दी हैं। इतना बोलने में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनालिटी क्या है। तो पर्सनालिटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनालिटी की जो बेसिक परिभाषाएं हैं, आपने बेसिक परिभाषाएं देख ली हैं। व्यक्तित्व क्या होता है आप इस बात को समझ चुके हैं। बेब्बाहट के अनुसार है और मनु के अनुसार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मनु। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। मनु ने इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन कर दिया है। मनु क्या कहते हैं, पर्सनालिटी इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन, बिहेवियर, पैटर्न्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड मेथड। जो सब कुछ आपका है, आपके लाइक, डिसलाइक, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, एवरीथिंग कंसीडर इन अ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया है और उसमें सब कुछ इंक्लूड आप कर सकते हैं। आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है, आप किस किस वैल्यूज को फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाएगा। तो व्यक्तित्व क्या होता है शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, और व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के तत्व, ठीक है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण कार्य का प्रत्यक्षीकरण ही क्या है बेटा, व्यक्तित्व है। किसी स्थिति विशेष में व्यक्तित्व को उसके संपूर्ण में देखा जा सकता है। सामान्य व्यक्तित्व के अंतर्गत एक गतिशील संतुलन की स्थिति विद्यमान रहती है। व्यक्तित्व के अंतर्गत भूतकाल के अनुभवों और भविष्य की आशाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। लक्ष्यों के बीच चयन की प्रक्रिया के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य विभाजन की रेखा खींची जा सकती है। इसके जो एलिमेंट है, पर्सनालिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। हम बार बार आपसे कहते हैं कि जिस तरीके से मैनिफेस्ट आप करोगे उसी तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज काइंड ऑफ डीप बिलीव इन नेचर, डीप बिलीव इन यूनिवर्स और डीप बिलीव इन योरसेल्फ, कि हमको ये चाहिए। बस मैंने इस तरीके से सपनों को सच होते देखा है। आपने कभी किसी चीज को सोच लिया और बहुत शिद्दत से आपने सोच लिया तो वो आपको मुकम्मल हो जाती है। एक बात ध्यान रखिए, कुछ नहीं मिला है तो किस्मत कह सकते हैं कि शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं था, या आप लोग ये कह सकते हैं कि उतनी शिद्दत से आपने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया था, या आपने सोचा नहीं था आपको मिलेगा, आपको डाउट था, आपको संदेह था, आपको डर था, घबराहट अगर हो रही है, अजीब सा अगर लग रहा है, इफ यू आर शिवरिंग योर बॉडी, यू फील ऑकवर्ड, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, इट्स मीन यू डोंट हैव बिलीव इन नेचर, इन गॉड और इवन इन योरसेल्फ। तो ध्यान रखिए कि पर्सनालिटी के बहुत सारे सिम्टम्स है। किसी स्थिति विशेष में व्यक्तित्व को उसके संपूर्ण में देखा जा सकता है। जैसे
पर्सनालिटी कैन बी सीन इन इट्स एंटायरिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, आप उसको किसी स्पेशल सिचुएशन में डाल दीजिए। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत हम्बल और बहुत ही डिसेंट और इस तरीके से बिहेव करते हैं, आप उनको मौका दीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में जहां वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू दिखा पाए, तो वो दिखा देंगे। तो किसी भी जो स्पेशल सिचुएशन होती है वो पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला आपने देखा कि मैनिफेस्टेशन, आप जो सोचते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। दूसरा है स्पेशल सिचुएशन, परिस्थितियां आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसी परिस्थिति होगी आप उसी तरीके से बिहेव करोगे, या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप अपनी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है सामान्य व्यक्तित्व के अंतर्गत गतिशील संतुलन की स्थिति विद्यमान रहती है। A state of dynamic equilibrium exists under normal personality। सामान्य पर्सनालिटी एक स्थायित्व के साथ आपको देखने को मिलती है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हो जाते हैं, हमारे दादाजी लोग हो जाते हैं, वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो एक गतिशील अवस्था में आ जाती है पर्सनालिटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर होप्स। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके साथ क्या हुआ है और उम्मीदें लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अ लाइन ऑफ डिवीजन कैन बी ड्रॉन बिटवीन वन पर्सनालिटी एंड अनदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिटवीन गोल्स। आप दो पर्सनालिटियों को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि वो लक्ष्यों को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, इसके आधार पर लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनालिटी के, इनको लिख डालिए। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये यूनिट 4 बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ने के बाद और आपको एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सनालिटी को बेहतर बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो एलिमेंट्स में देखो, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की संपूर्ण कार्य का पृथक्कीकरण है। मतलब आप एक तरीके से पूरा मैनिफेस्टेशन है कि आप किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फिर इसमें सिचुएशन आ जाती है, इसमें नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, पास्ट एक्सपीरियंस आ जाते हैं, गोल्स आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बेटा क्या है, फंक्शन है एलिमेंट के। अब व्यक्तित्व के लक्षण की बात करते हैं। लक्षण, आपसे जब भी कोई पूछेगा कि क्या लक्षण है, ठीक है, या क्या सिम्टम्स हैं एक पर्सनालिटी के, या क्या साइन है, पर्सनालिटी क्या बताती है। संगति और स्थिरता, संगति और स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंटी एंड स्टेबिलिटी, विशिष्टता और व्यक्तित्व, यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी, लक्षणों का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ ट्रेट्स, पर्यावरण के साथ सहभागिता, ठीक है, इन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, भविष्य आकलन की शक्ति, पावर ऑफ फ्यूचर एस्टिमेशन, लचीलापन और अनुकूलता, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन, व्यवहार और प्रभाव, बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, बहुआयामी प्रकृति, मल्टी डायमेंशन नेचर, विकासात्मक निरंतरता। ये सब क्या है बेटा, एक पर्सनालिटी के लक्षण है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पर्सनालिटी में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलेगा, संगति और स्थिरता। आपकी जैसी संगति होगी वैसी ही आपकी पर्सनालिटी हमको देखने को मिलेगी। तो जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी बहुत कुछ लेके आता है बेटा, ये संगति नहीं होगा, है ना। कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी पर्सनालिटी का। फिर विशिष्टता और व्यक्तित्व, यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी हमको देखने को मिल जाती है। अगला है लक्षणों का पदानुक्रम। मतलब एक पर्सनालिटी में बेटा सब कुछ आपको देखने को मिलता है।
आप किस तरीके से सोचते हैं, कैसा आपका सर्कल है, हाउ यू बिहेव, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ एक पर्सनालिटी का लक्षण है। आप अपने गोल कैसे डिसाइड करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आपके लाइक क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आप किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, आपकी चॉइसेस क्या है, एवरीथिंग इज अ सिम्टम, एवरीथिंग इज अ लक्षण ऑफ अ पर्सनालिटी। एक व्यक्तित्व में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, चाय कॉफी से लेके कपड़े, क्लॉथ्स, मोबाइल, सब कुछ, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन योर पर्सनालिटी। इसलिए ध्यान रखना कि पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है। पर्सनालिटी के ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, लक्षण हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। अगर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की जब भी मैं आपसे बात करता हूं, हमको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। दो प्रकार का कैसा, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। एक होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक हमको देखने को मिलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और एक होते हैं उभयमुखी। उभयमुखी जब भी हम लोग बोलते हैं तो एम्बी डेक्स्ट्रोरस, एम्बी डेक्स्ट्रोरस की हम लोग बात करेंगे, ऐसी पर्सनालिटी जिनके पास दोनों प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो जब भी आपसे कोई बात करता है व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक अंतर्मुखी, जिनको हम लोग कहते हैं यार आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है तो विच टाइप पर्सन यू आर, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट मतलब कि आई कीप माई थिंग्स वेरी सीक्रेट, वेरी टू माई सेल्फ, और आई रियली शेयर विद पीपल what I think, what I want, what I believe, what my likes, what my dislike। इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहता है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, उनको अपना जीवन पसंद है, अपने चार दोस्त पसंद है, अपनी फैमिली पसंद है, उसमें भी कम बात करना पसंद है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गैदरिंग पसंद करना पसंद है। मतलब बच्चियों की जो पर्सनालिटी होती है, लड़कियों की, जिनको देखकर लगता है कि हमारे समाज ने कितना शोषण किया है, वो अपनी इच्छाएं नहीं बता सकती हैं, अपने डिजायर नहीं बता सकती हैं, खुलकर नहीं जी पाती हैं, वो क्या है, इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट बेबाक बेधड़क कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। एक होते हैं उभयनिष्ठ, जिसमें दोनों होते हैं। जैसे लड़के पिताजी के सामने बड़े इंट्रोवर्ट हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, माताजी को आने दो क्या एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्तित्व हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति संकोची प्रवृत्ति, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मृदुभाषी, आति केंद्रित, अध्ययनशील, आध्यात्मिक, आत्मचिंतक, घबराने वाले लोग होते हैं। सारी बात इसमें लिख दी। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, पीपल आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। इंट्रोवर्ट पर्सनल, such people are shy, coy, fond of solitude, soft spoken, self-centered, studious, introspective and nervous। और यही लोग आपको ज्यादा सफल मिलेंगे, ध्यान रखना। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग आपको मीडिया, सेल्स और इन सब में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएंगे। जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं, जो बैंकिंग पोस्ट होती हैं, जो एसएससी की पोस्ट होती हैं, आप देखना उनमें यही लोग आपको सिलेक्ट देखने को मिलेंगे। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वहां सिलेक्ट होती है जहां इंटरव्यू आता है। अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, तो ओवेनिस्ट पर्सनालिटी लेके आइए, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो। आप समझ रहे? तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब खुद में रहने वाले लोग हैं, तो खुद में रहने वाले लोगों की एक खासियत होती है, वो अकेले में रहते हैं, वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, वो नर्वस होते हैं, बहुत शाय फील करते हैं, और बहुत लिमिटेड दुनिया उनकी होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये पहली पर्सनालिटी हम आपको बता रहे हैं, और ये पहली पर्सनालिटी कुछ फीचर है। बाहर जगत की वस्तुओं से लगाव कम होता है। दे हैव लेस अटैचमेंट टू द थिंग्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। एकांकी स्वभाव के होते हैं। दे आर सोलिटरी ऑफ नेचर। सोलिटरी का मतलब है कि वो खुद में ही ज्यादा बिलीव करते हैं, दूसरे लोगों में उतना घुलने मिलने में विश्वास नहीं करते, खुद में हमेशा खोए रहते हैं और खुद के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। लज्जाशील और कम बोलने वाले होते हैं, बहुत शाय फील करते हैं, कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। ये हंसी मजाक पसंद नहीं करते, ना करवाना पसंद करते। आपको इंट्रोवर्ट पर्सन की ज्यादा थोड़ी टांग खींच लेना, वो मारने पे उतारू हो जाएगा, आपका गला दबा देगा, खुद को मार लेगा, आपको मार देगा। और अगर कुछ नहीं बोला, आपने ज्यादा टीज कर दिया, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? कि ये बाहर जगत की वस्तुओं से लगाव कम होता है, एकांकी स्वभाव के होते हैं, लज्जाशील और कम बोलने वाले होते हैं। ये अत्यधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते, ये बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते। जैसे मैं आपको दो लोग बताता हूँ, एक है अमित शाह और एक है नरेंद्र मोदी। अमित शाह काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन,
बहुत कम बोलते हैं, लोगों में ज्यादा नहीं जाते हैं, कम ही दोस्त हैं। मोदी जी इज अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, अलग ही फैन फॉलोइंग है दुनिया में उनकी, ध्यान रखना। चलिए आप इसको लिखिए, हम थोड़ा पानी ले लेते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कुछ फीचर्स जो हैं आप इनको समझ गए हैं कि व्यवहार एक जीवन में कम कुशल होते हैं, अपनी वस्तुओं के प्रति लगाव तथा कष्टों के प्रति अधिक सजग होते हैं। इनकी जो चीज़ें होती हैं इनको बहुत पसंद होती हैं और परेशानियों के प्रति बहुत सजग रहते हैं, हमेशा फूक फूक के कदम रखने वाले लोग होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगली जो पर्सनालिटी है वो है बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक, आक्रामक, लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सच पर्सन्स आर वेल बिहेव्ड, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वरी फ्री, सोशल, ऑप्टिमिस्टिक, एडवेंचरस, एग्रेसिव, पॉपुलर एंड रिच इन पर्सनालिटी। इनके पास सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर समाज कल्याण की ओर ध्यान लगाते हैं, ये साहसिक कार्यों में रुचि ज्यादा होती है, ये शांत, आशावादी, परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने वाले। ऐसे व्यक्ति शासन करना, अधिकार, पद प्रतिष्ठा पाना अधिक पसंद करते हैं। जैसे कि हम जैसे लोग जो बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब नहीं हम इंट्रोवर्ट हैं, हम शांत हैं और हमेशा वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छा लगता है शासन करना। मुझे भी बड़ा पसंद है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहा जाए, समाज के लिए बेहतर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब से नहीं होता, आप कुछ भी करें, आप टीचिंग करें, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप सोशल वेलफेयर करें, कुछ भी करें, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर आपको हमेशा इमर्ज होकर आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें कि दे ऑलवेज लाइक टू स्टे विथ फ्रेंड्स, दे मोस्टली फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, they are calm,
optimistic and capable of modeling themselves are according to situation. Such person like to rule, gain authority, position and prestige. They are aggressive by nature. They trust all person and make friend easily. they ठीक है, अगले हैं एम्बी डाइस्टोरस पर्सनालिटी. एम्बी डाइस्टोरस पर्सनालिटी, आप उसको ओबेनस व्यवहार कहते हैं. एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, दोनों गुण हमको देखने को मिलेंगे. इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं पर्सनालिटी की, आप इनको चलिए भाई, समग्र व्यक्तित्व विकास. अब हम बात कर रहे हैं समग्र व्यक्तित्व विकास की. इसका परिचय क्या है? देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी के बारे में पढ़ लिया कि व्हाट इज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या होती है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और इसके टाइप क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं. तो तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं. 2 मार्कर 2 मार्कर 7 मार्कर 7 मार्कर, 3 2 मार्कर और 3 7 मार्कर आपके यहां से बन जाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है. अब हम बात कर रहे हैं समग्र व्यक्तित्व विकास की. आप इसको बेसिकली जानते हैं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या होलिस्टिक डेवलपमेंट है, आप उसको क्या कहते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर है समग्र व्यक्तित्व के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक पर्सनालिटी. होलिस्टिक पर्सनालिटी कंपोनेंट क्या होते हैं, समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चैलेंजेस इन होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो ओवरऑल पर्सनालिटी या होलिस्टिक पर्सनालिटी आप दोनों कह सकते हैं, गूगल पे जाके ट्रांसलेट करोगे दोनों ही हमको देखने को मिलेगी. होलिस्टिक मतलब पूरे तरीके से, ओवरऑल मतलब आपके पास सभी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको डेवलप होना चाहिए. तो हम लोग बात कर रहे हैं समग्र व्यक्तित्व विकास के. समग्र का मतलब होता है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस, सब कुछ आ जाता है. इस बात को ध्यान रखना. कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो भाई, समग्र व्यक्तित्व का अर्थ है आप स्वयं में एक संपूर्ण व्यक्ति और आपके बारे में सब कुछ, आपका चेहरा, आपके बाल, आपके दांत, आपकी आंखें, आपकी चाल, आपका ढाल, आपका बात करने का तरीका, चरित्र, आदतें, सोच, भावनाएं, सब कुछ इसमें आ जाता है. इस प्रकार समग्र व्यक्तित्व में आपके शरीर का गठन, सामाजिक संवेग, व्यक्तित्व अभिलक्षणों के बारे में सब कुछ शामिल है. तो होलिस्टिक पर्सनालिटी मीन्स यू एज ए कंप्लीट पर्सन इन योर सेल्फ एंड इंक्लूड्स everything about you, your face, hair, teeth, eye, your gait, talking, character, habits, thinking, feelings, attitude, interest and everything else about you. सब कुछ आ जाता है. देखो, अपने आप को ना एक तरीके से डेवलप नहीं करना है. होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने जाते हैं. पहले पीडी बहुत चलता था, आजकल पीडी की उतनी नीड नहीं होती है क्योंकि हम लोग सेल्फ ग्रूम करने लगे. पहले जो मार्केटिंग वाले लोग होते थे, सेल्स मार्केट वाले, वो लोग पीडी की क्लासेस करके आते थे. जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको सिखाते थे वो पीडी की क्लासेस करके आते थे. जैसे आपने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखे होंगे, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, मिस इंडिया हो या मिस अर्थ हो. आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी जीतती है? नहीं जीतती. ब्यूटी ढेरों पड़ी हुई है पूरी दुनिया में, इतनी ब्यूटी का आप उनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते. लेकिन उनकी पर्सनालिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सुंदर हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास अपनी एक पर्सनालिटी नहीं है और इसीलिए वो उस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती है. तो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पर्सनालिटी में सब कुछ चाहिए. आप अपने आप को पूरे तरीके से होलिस्टिक ग्रूम आपको करना है. Thus, holistic personality includes everything about your physique, socio-emotional and personality traits. आपका सब कुछ इसमें आ जाता है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत. आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन आप अपना ध्यान नहीं रखते, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट नहीं करेगा. जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और टीचर होने के नाते अगर मैं अजीब सा बन के आ जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, आप पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे. इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी मैच होनी चाहिए. जैसे डॉक्टर है, पंचर की शॉप पे बैठ के अगर इलाज करे, वो लोग इलाज कराने आएंगे? कितना भी स्किल व्यक्ति क्यों ना हो, नहीं आएंगे. डॉक्टर का मतलब क्या है, उसका एक प्रॉपर क्लिनिक हो, उसका एक चैम्बर हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट हो, लाइट, कूलर, एसी, ये सब कुछ लगे हो, हमको अच्छा लगता है. 5 मिनट के 500 रुपये दे के आ जाते हैं. वही डॉक्टर अगर पंचर की शॉप पे बैठ के 10 रुपये में इलाज करे तब भी नहीं जाओगे.
तो इसीलिए सब कुछ आता है होलिस्टिक पर्सनालिटी के अंतर्गत, आपका सब कुछ है, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन होलिस्टिक पर्सनालिटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। समग्र व्यक्तित्व के अवयव क्या है? व्यक्तिगत गुण है, व्यक्तिगत गुण है, शिक्षा और ज्ञान है, कौशल और योग्यताएं हैं, मानवीय संबंध और सामाजिक समरसता है। पर्सनालिटी क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटी कैसी है? एजुकेशन एंड नॉलेज, क्या एजुकेशन है? स्किल्स एंड एबिलिटीज, ह्यूमन रिलेशन एंड सोशल हार्मोनी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एवरीथिंग इंक्लूड्स इन योर होलिस्टिक पर्सनालिटी। होलिस्टिक जो पर्सनालिटी है ना बेटा, इसमें सब कुछ आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना, और ये सब कुछ ही हमको समझना है, ठीक है? ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा हम मान के चल रहे हैं और ऐसा ही हम मान रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो आप इसको लिखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो समग्र व्यक्तित्व के जो अवयव हैं, इनमें व्यक्तिगत गुण है, व्यक्तिगत गुण, इसके साथ में शिक्षा है, हर एक चीज आ जाती है जब आप समग्र व्यक्तित्व के अवयव की बात करते हैं। इसमें व्यक्तिगत गुण है जैसे कि करुणा, संवेदनशीलता, स्वभाव शामिल होते हैं। अगर पर्सनल क्वालिटीज की बात करेंगे, इंक्लूड्स एज कंपैशन, सेंसिटिविटी एंड टेम्परामेंट, कि आप किस तरीके की करुणा है या नहीं है, आप में कंपैशन है या नहीं है, या सेंसिटिविटी है या नहीं है, संवेदनशील व्यक्ति है या नहीं है। किसी के साथ गलत हो रहा है और आप उसको देख के हंस रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एक निर्दयी व्यक्ति के तौर पर आएगी। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसको उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक हेल्पिंग पीपल के तौर पर आपकी पर्सनालिटी को जाना जाएगा। तो व्यक्तिगत गुण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करने में। शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा व्यक्ति को विचार करने और बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस इन अ पर्सन। अगर आप थोड़े एजुकेटेड रहते हैं तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बेहतर तरीके से आप अपना विकास करते हैं और लोगों के वेलफेयर या लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हमेशा ध्यान रखते हैं कि लोगों के साथ या किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात को ध्यान रखना। कौशल और योग्यताएं, व्यक्तित्व में समर्पित कौशल और योग्यताएं जो कार्य क्षमता में मदद करती हैं। If you have skill and abilities develop in a personality that help in efficiency and success or human relation and social harmony, good human relations help in maintaining and contributing to the society. अच्छा मानवीय व्यवहार आपको समाज एक सामाजिक व्यक्ति बनाने में हमेशा मदद करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ और है, स्वस्थ और शारीरिक क्षमता, health and physical fitness. Physical health and good physical fitness provide a person with vigor and energy. आपको उन्नतता और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप फिट हैं और एनर्जेटिक हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से नजर आएगी। जैसे हम बॉलीवुड सेलेब्स की बात करते हैं, उनमें आप आपके अक्षय कुमार है, आप उनको देखिए, अलग फिट पर्सनालिटी है। एथलीट में दो एग्जांपल हैं, एक है आपके विराट कोहली, बहुत ही फिट है, एक है रोहित शर्मा। क्रिकेटिंग पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है कि आपकी पर्सनालिटी फिटनेस से भी बहुत हमको समझ में आती है। मनोबल और आत्मविश्वास, जो मोरल एंड कॉन्फिडेंस, मोरल इज गुड फॉर पॉजिटिव मेंटल स्टेट which leads to increased self confidence. Moral is a sign of good mental health. अगर आप मनोबल व्यक्ति हैं तो सकारात्मक सोच आती है और सकारात्मक सोच हमेशा सफलता लेके आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे लक्षण आप इनको समझ पा रहे होंगे कि ये अवयव है, ये कुछ कंपोनेंट है। आइडियल एंड वैल्यूज, फ्रीडम एंड डिसीजन मेकिंग, ये एक अच्छी समग्र जो व्यक्तित्व विकास है उसको बेहतर करते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बाल्य अवस्था और पारिवारिक वातावरण। सबसे ज्यादा प्रभाव करता है चाइल्डहुड एंड फैमिली एनवायरनमेंट। आपका बचपन कैसा रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है।
एजुकेशन एंड नॉलेज, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग होगी, कम पढ़े लिखे हैं तो पर्सनालिटी अलग होगी। सोशल रिलेशन एंड हार्मोनी, अगर आप सामाजिक हैं तो आप अलग व्यक्ति बनेंगे। हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी बनाती है। हर चीज देखो, एक बच्चा जिसने बचपन में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ देखी हैं, झगड़े देखे हैं घर में, उस बच्चे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसा व्यक्ति बने जिसको एंगर इशू रहे, या मेंटल इशू हो जाए, या उसको रिश्तों से फोबिया हो जाए। एक ऐसा बच्चा जिसने रिश्तों को बहुत अच्छे से देखा है कि घर में सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, तो उसको वो सोशलाइज होने में परेशानी नहीं होगी, उसको गुस्सा नहीं आएगा, एंगर नहीं होगा, और वो अच्छे रिलेशन बनाने में हमेशा फोकस रखेगा कि हमको बेहतर रिश्ते बनाए रखना है, जिससे हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी बेहतर बनी रहे, ध्यान रखिएगा। तो जो बाल्य अवस्था होती है ना, और जो परिवार होता है, वो आपके रिश्तों को, आपका जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करता है, और एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो समग्र व्यक्तित्व को, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षा और ज्ञान। अच्छी शिक्षा हमको बहुत आगे लेके जाती है। स्वस्थ और शरीर, ये सारी चीजों की फीचर आप देख लेंगे। व्यक्तिगत कौशल, स्वभाव, आत्ममूल्यांकन और स्वीकृति, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा। सेल्फ एवेल्युएशन एंड एक्सेप्टेंस, जिस दिन आपके पास ये चीज आ गई ना, सेल्फ एवेल्युएशन और एक्सेप्टेंस, उस दिन दुनिया में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति कोई नहीं हो पाएगा। अगर नहीं है तो आने वाले 2-5 साल में आप बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे। और अगर आपके पास सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, सेल्फ एवेल्युएट नहीं कर रहे हो, और डू नॉट हैव एक्सेप्टेंस, फिर आपको सफल होने में बहुत समय लगेगा, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे शायद जहां आप जाना चाह रहे हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ एवेल्यूएशन भी कीजिए। अपने आप को जितना एवेल्युएट आप लोग करते हैं, या जितना अपना एवेल्यूएशन आप लोग करते हैं, बहुत जरूरी है। लिटरेचर एंड आर्ट, थॉटफुलनेस एंड सिंप्रोनिटी कैन बी डेवलप थ्रू दी लिटरेचर एंड आर्ट। जो विचारशीलता है और सहिष्णुता है, ये विकास हो सकता है किसके कारण? साहित्य और कला से। ये सब कुछ प्रभावित करता है। क्या चैलेंजेस हैं? देखो, अभी हम आपको बता रहे थे कि क्या प्रभावित करता है, सब कुछ प्रभावित करता है, एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के सामने चैलेंजेस क्या है, जरा हम इन चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूछा गया सवाल है, और ये ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। आत्म मूल्यांकन की कमी, सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो यही है कि लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। व्हेन समवन हैज अ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ही और हर may find it challenging to accurately recognize and accept his or her abilities। जब किसी को अपने आत्म मूल्यांकन की कमी महसूस हो, तो वह अपनी क्षमताओं को सही रूप से पहचानने और स्वीकार करने में चुनौती महसूस कर सकता है। तो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अपनी पर्सनालिटी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपने नेचर को नहीं समझ पाएंगे, अपने बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे, अपनी स्किल को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है सेल्फ एस्टीम होना। मतलब खुद आत्म मूल्यांकन कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के तौर पर, सेल्फ एस्टीम में आइए, आत्म मूल्यांकन कीजिए। क्या आप सच में इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं? आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सिनॉप्सिस बना रहे हैं? ये आपने देखना पड़ेगा। अगर सेल्फ एस्टीम की कमी है तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, और सफल होंगे तो थोड़ा लेट सफल होंगे। जैसे कुछ बच्चे हम लोग देखते हैं कि जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट सफल होते हैं। कुछ क्रिकेटर जल्दी क्रिकेटर बन जाते हैं, कुछ क्रिकेटर बनने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। जैसे आप देखो ना, हर साल 10-15 लोगों का डेब्यू हो पाता है, लेकिन साल दर साल खेलते कितने खिलाड़ी हैं? वो 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी। सरकार 33 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है बीसीसीआई, वो 33 ही खेल रहे हैं हर साल। वो T20I, ODI, टेस्ट, इन सबका अगर हम कॉमन मिला के कर लें तो इसीलिए सेल्फ स्टीम होना बहुत जरूरी है। फिर है स्वास्थ्य समस्याएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे बड़ी रुकावट डालती हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर दबाव, अगर किसी व्यक्तिगत या पेशेवर दबाव का सामना करना पड़ता है तो समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। ये बहुत सही चीज है, हम इसको अक्सर फील करते हैं। कभी कभी लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं जीवन में, सर ये क्लास ले लो, सर वो क्लास ले लो, सर शॉर्ट्स बना दो। बड़ा प्रेशराइज फील होता है, और ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो
सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तब भी आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती। प्रेशर जो होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, इफ समवन फेसेस पर्सनल और प्रोफेशनल प्रेशर ही और सी मे फेस चैलेंजेस इन हिज और हर ओवरऑल डेवलपमेंट। जब भी प्रॉब्लम आते हैं, आप अपना कभी भी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते। एक बच्चा जो क्लास में डरा डरा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो बच्चा जीवन में कभी भी एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएगा, एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, कभी भी एक ओपन पर्सन के तौर पर किसी के सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना डरा दिया है, उस पर उतना प्रेशर डाल दिया है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि भारत में महिलाओं कभी अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं। मैं अक्सर सोचता था कि क्यों नहीं लड़ती महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को इतना डरा दिया गया है, इतना फोबिया है उनके मन में कि तुम अकेली नहीं रह सकती हो, अकेली रहोगी तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, अकेली रहोगी तो लोग तुमको परेशान करेंगे, तुम तो हमारी इज्जत हो, परिवार का मान सम्मान मर्यादा हो। एक जेंडर कैसे किसी परिवार की इज्जत मान मर्यादा और सम्मान हो सकता है? किसी राजवंश से संबंधित तो नहीं है आप, कुछ बहुत कुछ आपने हासिल भी नहीं कर लिया है, लेकिन फिर भी महिलाओं को हमने क्या किया है? शोषित किया है, वंचित किया है और डराया धमका के उनको ऐसा बंद रखा है। कभी स्त्री विद्रोह नहीं करती है, मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन विद्रोह नहीं करेगी। इसको कहते हैं दबाव, इसको कहते हैं प्रेशर। एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, ईएमआई का प्रेशर है, उसका बॉस जितना ह्यूमिलिटेड उसको कर सकता है करेगा, लेकिन तब भी वो जॉब करेगा। एक नया लड़का है 22, 23, 24 साल का, कोई प्रेशर नहीं है, फैमिली एस्टेब्लिश है, सब कुछ है, बॉस की एक भी नहीं सुनेगा, जॉब छोड़ देगा। तो प्रेशर आपकी पर्सनालिटी को इवॉल्व होने में, डेवलप होने में बहुत बड़ी बाधा बनता है, ध्यान रखना। सामाजिक परिस्थिति, सोशल जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की कमी और बदलते तकनीकी संसाधन, ये सब कुछ हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। सोशल प्रेशर हमारी पर्सनालिटी को कभी इमर्ज होने नहीं देता है, कभी नहीं होने देता है। आप देखिए, शादी नहीं कर पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं। मुझे मान लीजिए कोई जॉब करना है, एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, लेकिन उसका मन है कि वो चाय का रेहड़ी लगाए, लेकिन नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है। तो इसीलिए हर एक चीज एक बाधा, एक बैरियर के तौर पर सामने आती है जब भी हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत चरित्र निर्माण, इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। परिचय, चरित्र निर्माण का महत्व, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की चुनौतियां और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के लिए उठाए जाने वाले कदम, कि आप कैसे अपना जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को बिल्डिंग कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है? पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, होलिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप इसको ऐसा कैसा, जैसे हमने आपको पढ़ाया है वैसा का वैसा पेपर में लिख के आ जाइएगा, आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी। चाहे 2 मार्कर हो, 7 मार्कर हो, 10 मार्कर हो, ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में बन जाएंगे। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इतना मैं आपको भरोसा यहाँ पर दिला सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं। क्या है चरित्र निर्माण? से तात्पर्य एक ठोस, सदाचारपूर्ण और नैतिक नींव के निर्माण जो किसी व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को कार्य का मार्गदर्शन करता हो। इसमें चुनौतियों या प्रलोभन के बावजूद मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार किसी के व्यवहार को संरेखन करना होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग refers to the formation of a solid ethical and moral foundation that guide a person thought, decision and actions. It involves aligning one's behavior with values and principle despite challenges or temptation. तो जब भी आपसे कोई बात करता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, चरित्र निर्माण क्या है, चरित्र निर्माण को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति को इस तरीके से बनाना, एक व्यक्ति की सोच या उसके चरित्र को ऐसा बनाना कि किसी विषम परिस्थिति में या किसी लालच में वो बदले ना या मिसबिहेव ना करे, आप उसको कहते हैं चरित्र निर्माण। इस बात को ध्यान रखना।
तो जब भी आपसे कोई बात करेगा कैरेक्टर बिल्डिंग की, तो कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम लोग बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग में ये सारी चीजें आती हैं। आप इसको एक बार लिखें और समझने की कोशिश करें कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है इसका जो बेसिक मतलब क्या होता है। वो बेसिक मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक मतलब बड़ा सिंपल सा है। बड़ा सिंपल सा क्या है बेटा, आप समझना कि हम एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएं जो चुनौतियां और प्रलोभन के बावजूद अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों पर टिका रहे, किसी भी तरीके से अपनी कैरेक्टर को ना छोड़े। आप उसको चरित्र निर्माण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका महत्व क्या है? चरित्र निर्माण व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक प्रगति में योगदान देता है। चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण होने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द personal, social and professional spheres of an individual, contributing to personal well-being, social progress. Some of reasons why character building is important. आप इतनी बातें ध्यान मत दीजिए। अगर आपका चरित्र अच्छा है, अच्छे खराब का मतलब ये दारू, सिगरेट, शराब, इश्क, मोहब्बत, प्यार, इससे नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर चीज को अच्छा और बुरा बता दिया जाता है। सोशल मीडिया कहती है अच्छे का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप अगर ईश्वर का जप नाम कर रहे हो, आप अच्छे हो, आप शराब, ये ऐसे नहीं होती। कैरेक्टर का मतलब है कि क्या आपके पास वो वर्क वैल्यूज हैं, क्या आप एथिकल हैं, क्या आप डिसिप्लिन हैं। गलत मत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, फ्रॉड मत कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, अपने काम के साथ समझौता मत कीजिए। ये सारी चीजें आती हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के अंतर्गत। तो अगर अच्छा कैरेक्टर होगा तो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलेशन, हर फील्ड में हमको हेल्प देखने को मिलती है। और यहां लिखा हुआ है नैतिक अखंडता। चरित्र निर्माण नैतिक अखंडता में वृद्धि करती है। कैरेक्टर बिल्डिंग एनहांस मोरलिटी एंड एथिकल इंटीग्रिटी। सकारात्मक संबंध, एक दृढ़ सदाचारपूर्ण चरित्र रिश्तों की गुणवत्ता को समझाता है। अ स्ट्रॉन्ग virtuous कैरेक्टर अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाता है। अगर आपका कैरेक्टर काफी अच्छा है, आपका चरित्र काफी अच्छा है। लचीपन और दृढ़ता, चरित्र निर्माण से लचीलापन आता है। असफलता और चुनौतियों से सामना करने की क्षमता का विकास होता है। ये देखो, ये लाइन आपको सिखा रही है कैरेक्टर का मतलब दारू, सिगरेट, शराब से नहीं है। कैरेक्टर का मतलब है आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड करें कि सिचुएशन जो भी हो, चैलेंजेस जो भी हो, आप भागेंगे नहीं। जैसे MS धोनी और अदर जो पर्सनालिटीज हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर MS धोनी है, क्योंकि गेम जितना बिगड़ता जाता है वो उतना कूल और कंपोज होकर खेलने लगते हैं, और गेम जितना सिंपल रहता है वो उतना गेम में इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरे लोग क्या होते हैं, जब गेम फंस रहा होगा तो बहकने लगेंगे, चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, और गेम जब बहुत लाइट चल रहा होगा तो बड़े एग्रेसिव होकर, बड़े टाइट होकर सेलिब्रेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब होता है कि ही और सी एक्सेप्ट द चैलेंजेस, ही और सी इज रेडी टू फेस द चैलेंजेस। आप उसको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसका महत्व क्या है? देखो, व्यवसायिक उत्कृष्टता आ जाती है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसमें आ जाता है, अच्छा कैरेक्टर होता है तो। सामाजिक उत्तरदायित्व आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। भावनात्मक कल्याण हो जाता है, इमोशनल वेलबींग आ जाती है। रोल मॉडल बन जाते हैं आप लोग काफी सारे लोगों के। सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव की स्थिति आ जाती है। विरासत और प्रभाव आ जाता है कि हर एक चीज आपको देखने को मिलती है। अगर अच्छा कैरेक्टर आपने बिल्ड कर लिया है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर होती है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर होती है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है, सोशल रिलेशन बहुत बेहतर होते हैं, आप एक रोल मॉडल के तौर पे जाने जाते हैं। आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलने लगती है। कहते हैं ना कि मॉन्क बनो, डिसिप्लिन बनो। आजकल आप लोग देखें यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मॉन्क वाली वीडियो डाल रहे हैं, ब्रह्मचर्य वाली वीडियो डाल रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं? वो भले रील के लिए बना रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सच में करते हैं या नहीं करते, पर एक चीज है कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, अगर आप रेगुलर रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के आओगे। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो चैलेंजेस को पसंद करता है और वो हर कंडीशन में सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, ध्यान रखिएगा।
तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं, अगले लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा एक बैच है आरंभ, मध्य प्रदेश पीएससी लाइफ फाउंडेशन बैच आरंभ 2। अचीवर्स कार्निवल चल रहा है और एमपीपीसीएस कोड को यूज करके इस बैच को आप 7,499 रुपए में अवेल करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7,499 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। आप अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से, 1-to-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है और सब कुछ जो आपको चाहिए सब यहाँ पे मिलेगा। तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को अवेल करा सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।